जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। आज को मैं श्वसन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में अपन बात करेंगे श्वसन ये संतुलन चार्ट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्टेप्स आज तक अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे अपना लिंक रिएक्शन हो, चाहे क्रेब चक्र हो, ठीक है, वहां से जो नेट एटीपी है, कुल कितने एटीपी, क्योंकि श्वसन जो प्रोसेस चल रही है उसका मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन, और एटीपी जो है ऊर्जा की मुद्रा है। तो उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है नेट एटीपी का, वो यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो किस आधार पर अपन कर रहे हैं वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे। और एक और मेन बात यहां पर जरूरी है, वो है हिंदी और इंग्लिश की एनसीईआरटी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की एनसीईआरटी में जो नेट एटीपी का काउंट है वो आपको अलग अलग बता रखा है। इसको मैं प्रूफ के साथ आपको यहां पर बता दूंगा, कौन सा सही करना है और कौन सा नहीं करना है। एनसीईआरटी से पूछा जाए प्रश्न तो वो भी यहां पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं श्वसन ये संतुलन चार्ट है। क्या श्वसन ये संतुलन चार्ट? तो बैलेंस की बात करें, श्वसन का जो बैलेंस है, टोटल जो बैलेंस अपन निकाल रहे हैं वही एक प्रकार से श्वसन संतुलन चार्ट। तो जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी अपन ने आज तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में, वो सारा का सारा अजम्पशन है, एक कल्पना मात्र ही है। सारा का सारा क्या है, एक कल्पना मात्र ही यहां पर है कि अपन ने सिंपल सी कल्पना की है कि साहब ऐसा ऐसा यहां पर क्या होता होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा यहां पर क्या होता होगा। तो पहले की जो बात करें, यहां पर जो जितने भी अपन ने स्टेप पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है, सबसे फर्स्ट सारे के सारे वो क्या है, एक क्रमिक है, क्रम नहीं, सुव्यवस्थित है, इनकी एक अपनी व्यवस्था होती है, और ये क्या है, क्रियात्मक पथ है, फंक्शनल पाथ जिसे अपन कहते हैं, क्रियात्मक पथ ये है। ठीक है, जैसे अपन ने क्रमिक सुव्यवस्थित की बात करें तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप था जिसे अपन लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, लिंक अभिक्रिया भी कहते हैं, वो आपने पढ़ा था। और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा था क्रेब चक्र। ठीक है, टीसीए चक्र भी जिसे अपन कहते हैं, टीसीए साइकिल भी अपन कहते हैं। तो ये अपन ने एक सीक्वेंस में देखा कि एक क्रम में है ये कि ऐसा ऐसा होता है, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में लिंक रिएक्शन, उसके बाद में टीसीए चक्र, ऐसा होता है, ये अपन ने माना है। सब किसी के भी शरीर में घुस के नहीं देखा। ठीक है, किसी के भी शरीर में अपन ने घुस के नहीं देखा। दूसरे स्टेप की जो बात करें, दूसरे स्टेप की जो बात करते हैं तो उसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस दूसरी जो अपने कल्पना कह सकते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो उत्पाद अपने पास NADH बना था, क्या था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH की बात की थी, एटीपी की अपन ने बात की थी। तो वो जो NADH है वो जो है वो यहां से कहां आता है, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद में उसका क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और उसका क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। जैसे अपन ने लास्ट सेक्शन में भी बात की थी, लास्ट से लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण और फोटोफॉस्फोरिलीकरण मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बता रखा है इससे पहले का जो लेसन था उसके अंदर। तो फॉस्फोरिलीकरण उसका यहां पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो उत्पाद है NADH उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो कल्पना थी अपने पास वो ये थी कि जिस भी यौगिक का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहां पर हो रहा है, तो वो दूसरे यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे यहां कोई मध्यवर्ती यौगिक है, ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास कोई आ चुका है। ठीक है, जो मध्यवर्ती यौगिक है वो किसी दूसरे यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता, दूसरे का निर्माण वो नहीं कर सकता। पहली बात समझिए अपन ने, तीसरी अपनी कल्पना थी। अब इसको अपन थोड़ा सा गलत भी बताएंगे, लेकिन पहले अपन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो ऑक्सीकरण होता है वो ग्लूकोज का ही होता है, इसके अलावा किसी दूसरे का नहीं होता है। ये अपनी कल्पना थी, ग्लूकोज का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये अपनी क्या थी, कल्पना थी, एक एजम्पशन था। तो अब और अपन बात करें पहली जो अपनी कल्पना थी उसकी, इसे अपन गलत ठहरा सकते हैं। ये अपना एक पॉइंट है जिससे अपन जो एटीपी है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कल्पना मात्र है। ठीक है, एटीपी की गणना कर रहे हैं लेकिन वो कल्पना पर आधारित है कि क्रमिक है, सुव्यवस्थित है, क्रियात्मक पथ है। ये जो दोनों स्टेप है, ठीक है, इन दोनों की बात करें, कल्पना जो दोनों कल्पना है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में चलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद लिंक में और लिंक से टीसीए में। ठीक है,
ये क्रम में है ऐसा माना है अपन ने, जबकि एक्चुअल में ये जो है ये साइमल्टेनियसली है, ये एक साथ चलते हैं, सारे के सारे जो स्टेप है वो क्या है, एक साथ क्रियान्वित होते हैं, एक साथ वो काम करते हैं। हरी बात समझ में, ये ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और टीसी जो भी ये एक साथ काम करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से जो एनएडीएच है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। मध्यवर्ती यौगिक दूसरे का निर्माण नहीं कर सकता, ये भी अपने पास क्या एक केवल इसके सेंस में सही है, बाकी सही नहीं है। जैसे ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज से फ्रक्टोज में परिवर्तित हुआ, वो फ्रक्टोज जो आगे चलकर हो सकता है कि अगर इसमें नहीं है यहां पर तो वो किसी और दूसरे में परिवर्तित हो सकता है, तो कर सकते हैं। जैसे या एसिटाइल कोएंजाइम अपना लिंक रिएक्शन में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन वाला अपने पास था, तो ये हो सकता है कि इसके साथ में अगर कोई तीसरा कार्बन अगर मिलता है तो वो आगे चलकर क्या कर लेगा, किसी ग्लिसरॉल्डिहाइड या किसी दूसरे यौगिक का निर्माण यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कल्पना मात्र है। और क्या केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है, नहीं, प्रोटीन का भी हो सकता है, या दूसरे जो कंपाउंड है यौगिक है उनका भी ऑक्सीकरण यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो कल्पना है वो जीवित तंत्र पर काम में नहीं आती, सही नहीं है, क्योंकि सारे जो तंत्र है वो एक साथ काम करते हैं, और जब भी जो भी सबस्ट्रेट है, जब भी उनकी आवश्यकता होती है वो अंदर जा सकते हैं, वहां से बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, एटीपी की बात करते हैं, जो एटीपी है जो जब भी उनकी जरूरत होगी तो वो काम में आएंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो संश्लेषण उनका यहां पर हो सकता है। और एंजाइम की अगर अपन बात करें तो एंजाइम भी यहां पर क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप है वहां से कंट्रोल किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो सारे के सारे अपन ने स्टेप देखे ये कल्पना मात्र है, और इसी कल्पना से अपन क्या कर रहे हैं, जो नेट एटीपी उसकी गणना यहां से कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं हिंदी और इंग्लिश की एनसीईआरटी में जो आपको एटीपी के बारे में बता रखा है वो यहां से अपन डिस्कस करते हैं कि क्या करेक्शन है और क्या नहीं है, किस प्रकार से आपको आंसर करना है। उसके बाद में जो टोटल एटीपी है वो यहां से अपन देखेंगे कि कितने एटीपी का संश्लेषण यहां पर हुआ है इन तीनों चारों स्टेप के बाद में। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसे तो डाउट जैसा मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं यहां पर। चलिए चलते हैं एनसीईआरटी की ओर। तो ये क्वेश्चन है संतुलन चार्ट की एनसीईआरटी आप देखेंगे तो ये सारे स्टेप तो यहां से अपन ने डिस्कस किए हैं अभी। उसके आगे आप देखेंगे तो टोटल जो नेट है, अतः ऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, अनएरोबिक की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आपके पास श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का संश्लेषण होता है, 36 एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। ये कौन सा कह रहा है, ये हिंदी वाली एनसीईआरटी अपन को कह रही है। ठीक है, जबकि आगे अपन देखेंगे इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में, तो इसके अंदर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एटीपी की जो कैलकुलेशन है उसमें चेंजेस आप देख पाएंगे यहां पर कहीं कि जो नेट एटीपी, हेंस देयर कैन बी नेट गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अब बताओ कौन सी को सही माने, इंग्लिश वाली जो है वो 38 एटीपी को कह रही है, हिंदी वाली है वो आपके पास 36 एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति को यहां पर कह रही है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की एनसीईआरटी आप साथ में पढ़ेंगे तो कोई भी आपको डाउट यहां से नहीं रहेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो नेट कैलकुलेशन है एटीपी की वो गणना करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा 36 क्या और 38 क्या है। तो अपन देखते हैं कि कितने एटीपी का यहां पर गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, टोटल जो 36 और 38 की अपन ने बात की थी वो कहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले, हिंदी वाले अलग कर रहे हैं और इंग्लिश वाले अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा तो ट्रांसलेशन जो हुआ है इंग्लिश से हिंदी में हुआ, लेकिन ये 36 का जो फंडा है ना वो आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप अपन ने बात की थी वो कौन सा था अपने पास, वो जो प्रोसेस थी वो था अपने पास ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इंग्लिश में चलेगा इतना सा। दूसरा जो अपने पास था लिंक रिएक्शन, या जिसे अपन कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन था। और तीसरा जो स्टेप अपने पास था वो अपने पास कौन सा था, क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। ठीक है, ये अपने पास 3 स्टेप थे जिसके अंदर NADH2 या जो ATP GTP FADH2 की अपन ने बात की थी। अब यहां से एक और पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो एक NADH2 होता है वहां से आपके पास कितने बनते हैं ATP, 3 ATP बनते हैं।
एक FADH2 होता है, वहां से कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, और एक जो GTP होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो एक ATP के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे जो पहले की बात करें, पहले और दूसरे स्टेप की जो अपन वहां पर बात करें, पहले से तीसरे की बात कर लो आप, तो वहां पर जो 2 ATP थे उनका क्या हुआ, कंजप्शन हुआ, वो यूज में है, 2 ATP कंज्यूम हुए, यहां लिख देता हूं सिंपल सा में, 2 ATP कंज्यूम्स। ठीक है, 2 ATP क्या हुए, कंज्यूम हुए, मतलब वो काम में आए थे, ATP से ADP में परिवर्तित हुए थे। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो 4 ATP का आपके पास क्या हुआ था, गेन हुआ था। गेन का मतलब बने थे, क्योंकि अपन ने बात की थी एक धाप, मैंने बताया था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फिर वहां पर आइसोमेरेज आता है, फ्रक्टोज बनता है, वहां से 2 एरो करके अपन ने बात की थी। अरे बात समझ में, तो एक साइड में अगर 2 बन रहे हैं एटीपी, तो 2 साइड में कितने बनेंगे, 4 ATP बनेंगे, तो 4 गेन आपके पास हो रहे। और NADH2 की जो अगर बात करते हैं तो वो NADH2 भी कितने, एक साइड में 1 है, तो 2 साइड में 2 NADH2 आपके पास हो जाएंगे। अरे बात समझ, 2 NADH2 यहां पर क्या हो जाएंगे अपने पास, सिंपल सा हो जाएंगे। अब यहां पर ATP की कैलकुलेशन अपन करते साहब, कितना ATP आपके पास आएगा, इसकी अगर अपन बात कर लेते हैं तो आपके पास सिंपल सा ध्यान में आपको रखना है कि यहां जो कंज्यूम हो चुका है वो -2 हो जाएगा अपने पास, और बाकी टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये यहां लिख देते हैं -2, ये आपके पास +4, ये आपके पास 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 ATP को, क्योंकि एक में कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, तो 2 से 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, +6 आपके पास आ जाएगा। तो ये 6 और 4 10, 10 में से आप -2 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, टोटल गेन ऑफ ATP आएगा 8 ATP। दूसरा, अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। तो यहां 1 से NADH2 की जो बात करते हैं तो 2 से आपके पास 2 NADH2 आपके पास आएगा, और 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आपके पास आएगा, और नेट ATP यहां पर भी अपने पास कितना आ जाएगा, 6 यहां पर सिंपल सा आ जाएगा। क्रेब चक्र की बात करें तो क्रेब चक्र में जो डायरेक्ट आपके पास ATP बनेंगे, डायरेक्ट ATP संश्लेषण की जो बात करते हैं वो 2 ATP आपके पास आ जाएगा, और NAD की अगर अपन बात करें तो 3 NADH2 यहां पर बनते हैं, उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार, जो क्योंकि शुरू से अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो शुरू से आप करोगे तो NADH2 आपके पास जो 3 बन रहे थे, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 NADH2 आएंगे, और 6 को वापस से ATP 6 नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, NADH2 जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये 2 को 3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया NADH2 से, और 3 में आपके पास कितना ATP है, 3 ATP है। तो आप कैसे ही कर लो, या तो 6 कर लो, 6 से 18 आपके पास हो जाएगा, 18 ATP की यहां पर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, 18 ATP की यहां पर अपन बात कर लेंगे। और एक और आपको याद होगा, ये ATP तो जो कपल रिएक्शन होती है, जैसे GTP की बात की थी अपन ने, GDP से GTP और ATP बना था, वहां से आपके पास आया था। और सबसे लास्ट में आपके पास जो है एक जो है FADH2 बनता है, और एक FADH2 में 2 ATP के बराबर वो देता है ऊर्जा, तो यहां 2 बार चलेगा चक्र, तो 2 FADH2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल 4 ATP के बराबर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसे ऐड अगर करते हैं तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 4 18, 18 और 18 कितना हो रहा अपने पास, 36 यहां पर हो रहा है। ठीक है, क्या कुछ छूटा है यहां पर, इसे वापस से एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ, तो ये अपने पास 8 और 6 अपने पास कितना हुए, ये 14 हो गए, 14 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 18 38 ATP। नेट जो ATP है वो आपके पास गेन आया, कितना आया है, 38 ATP आया है। और ये इंग्लिश वाली NCERT में लिखा है, लेकिन हिंदी का क्या सीन है, हिंदी में जो 36 ATP लिखा है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखो, जो भी ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 वगैरह बने हैं, जो भी NADH2 बने हैं ग्लाइकोलाइसिस में, उनका सिंपल सा फंडा है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में गए तब तो वो ऊर्जा देंगे, और नहीं गए तो नहीं देंगे। ठीक है, गए तो देंगे और नहीं गए तो नहीं देंगे। तो यहां इन NADH2 को ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के जो माध्यम आपके पास होता है, उससे उस सिस्टम को अपन बोलते हैं शटल सिस्टम।
क्या बोलते हैं, शटल सिस्टम, जो NaDH2 के कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में आप कह सकते हो, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उससे अपन कहते हैं शटल सिस्टम। दो प्रकार के जो शटल सिस्टम होता है, पहला अपने पास होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम, और दूसरा जो शटल सिस्टम आपके पास होता है वो आपके पास है मेलेट एस्पारेट शटल सिस्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, दो शटल सिस्टम है। अब ये है क्या, किस प्रकार से काम करते हैं, वो भी समझना यहां पर जरूरी है। तो यहां जो मेलेट एस्पारेटेड की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ये मेनली आपको शटल सिस्टम की बात कर रही है, लीवर में आपको देखने को मिल सकता है, किडनी में आपको देखने को मिल सकता है, दूसरे जो नॉर्मल अंग है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। वहां पर क्या होता है कि जो NaDH2 का निर्माण हुआ था वो बिना किसी एनर्जी कंज्यूम के क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, बिना किसी एनर्जी, यहां एनर्जी की आपको नीड नहीं होती। एक जो NaDH2 है वहां से 3 ATP ही बनते हैं। जबकि इसकी बात करें ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है कहां, जो ब्रेन सेल है, ब्रेन के अंदर, या मसल की बात करते हैं, जो पेशी कोशिकाओं की बात करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो NaDH2 को जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जा रहे हो, तो यहां पर क्या होता है कि एक NaDH2 को ट्रांसपोर्ट करोगे तो यहां पर आपके पास एक ATP तो काम में आ जाएगा, एक ATP तो वहां पर काम में आ जाएगा। तो 2 से कितना आएगा, 2 ATP वहां पर कंज्यूम हो जाएंगे, और एक NaDH2 2 ATP ही आपको देगा, क्योंकि 3 में से एक तो वो काम में लेगा, तो 2 से आपके पास 2 ATP कम वहां पर हो जाएंगे, तो 38। अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि ये ऑर्गन के स्पेसिफिक नाम दे दे कि इसमें जो ATP है वो कितना बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का ब्रेन वगैरह है, या आपके पास लीवर है, किडनी है, इनका पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 36 किसमें और 38 किसमें है। और नॉर्मल अगर पूछे तो 38 ATP ही आपको क्या करना है, आंसर करना है, क्योंकि ये वाली जो चीजें वो NCERT में नहीं गिवन है। आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, कहीं पर भी सर्च करो, कुछ जो क्वेश्चन है उसमें आपको 36 आंसर मिलेगा करेक्ट, 38 के होते हुए भी, कुछ में आपको 38 आंसर मिलेगा 36 के होते हुए भी। अगर कुछ भी आपको नहीं दिया गया, केवल नेट गेन ऑफ ATP पूछा जाए, तो जो मोस्ट करेक्ट जो आंसर जाएगा वो 38 ही जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश NCERT और अकॉर्डिंग टू नेट कैलकुलेशन। ये सारी चीजें NCERT में नहीं बता रखी है कि शटल सिस्टम होता है, बस आइडिया रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रखने बैठे, आइडिया रखो बस कि 36 क्यों और 38 क्यों है। सारी बात सुन, इतना सा आप ध्यान में रखेंगे तो काम अपना क्या हो जाएगा, आसान यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को भी अपन यही कंप्लीट करते हैं, छोड़ते हैं श्वसनीय संतुलन चार्ट को। नेक्स्ट टॉपिक में जब अपन मिलेंगे तो वहां पर अपन जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, और उसको भी यहां पर अपन कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, ये आप छाप लीजिए NCERT में, या नोट कर लीजिए नोटबुक में, उसके बाद NCERT पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर भी आती है, वैसे तो नहीं आएगी, आती है तो पूछिए कमेंट में, नहीं पूछोगे तो कहां से बताएंगे। डाउट तो पढ़ोगे तभी आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर डाउट आने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।